अच्छा जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए हमें सही सलामत तो बहुत अच्छा है उन गैर हाजिर बच्चों के लिए। बाकी आप लोग तो आ ही गए हो। पेन कॉपी आप लोग जरा मुझे बताएं, पेन कॉपी सबने अपने अपने पास रखी हुई है? यस करें, पेन कॉपी जिन्होंने अपने पास रखी हुई है यस करें, यस लिखें, मुझे समझ आ जाएगा। यस, वेरी गुड। अच्छा, मैं आप लोगों को एंड में एक और चीज़ बताऊंगा, ठीक है, जिसमें आप विदाउट इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो से किस तरह पैसा कमा सकते हो। एक जिस तरह एयर ड्रॉप सेक्शन हमारे यहाँ चल रहा है, तो उसी से कुछ रिलेटेड है। और क्रिप्टो में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग कर रहे हो माशाल्लाह से। लेकिन अब यहाँ क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी। यार वॉइस सभी बोल रहा है, सभी उद्दीन के वॉइस नहीं आ रही। वॉइस वॉइस का कोई मसला है क्या? ज़रा बताओ मुझे गाइस, वॉइस का कोई इशू है? लो, क्लियर आ रही है भाई। बाकी कह रहे हैं क्लियर आ रही है, कोई इशू नहीं है, सब अमन है। अच्छा, नेट खराब है भाई, नेट से ही करवा लो यार अपना। अच्छा, रात के टाइमिंग में 12 के बाद का टाइम रखने की वजह भी यही थी कि रात में थोड़ी सी स्पीड भी आप लोगों की जो है वो ठीक हो जाती होगी नेट की। और दूसरा, लाइट का इशू बड़ा रहता है हमारे कराची के अंदर बहुत सारी जगहों पे। तो वो लाइट का इशू जो है वो भी मेरा ख्याल है कि रात 12 के टाइम पे किसी का नहीं होता है। तो ये सारा कंफर्ट आप लोगों का देखते हुए मैंने रात 12 के बाद का टाइम रखा था। बाकी कोई इशू नहीं है अगर 12 से पहले आप लोग चाहते हो तो। खैर, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इस कोर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें ना। तो थोड़ा सा आपको मैं कोर्स की आउटलाइन समझा दूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है जी। तो कोर्स की आउटलाइन देख लो। सबसे पहले हम समझेंगे मॉड्यूल 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसीज का इंट्रोडक्शन लेंगे हम अच्छा सा। आज का लेक्चर हमारा व्हाट इज क्रिप्टो के ही ऊपर होगा। ठीक है, दूसरे मॉड्यूल में हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में स्पॉट फ्यूचर, ये दोनों टाइप समझेंगे। ठीक है, फिर ट्रेडिंग फीस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये चीज़ें समझेंगे। फिर लिक्विडिटी क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझेंगे। मार्केट वॉलेटिलिटी समझेंगे। देन थर्ड मॉड्यूल के अंदर हम समझेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारा थर्ड मॉड्यूल है जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये टेक्निकल एनालिसिस हमारा चलता ही रहेगा, इसकी ट्रेनिंग में आपको शुरू से ही कराता रहूंगा। फिलहाल ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ सुन लो, ये समझ लो, जो लिखने की बात हो तो वो फिर लिख लेना। मॉड्यूल 4 के अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे क्या होता है। मॉड्यूल 5 में हम स्पॉट ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी स्टडी करेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग तो होती है लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिन स्ट्रेटजीज की ब्याह पे हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो वो समझेंगे स्ट्रेटजीज हम क्या, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल 6 फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। फ्यूचर ट्रेडिंग की भी स्ट्रेटजीज होती हैं जैसे स्पॉट की होती हैं। और इन स्ट्रेटजीज का ये फायदा होता है कि इसमें हमें लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं हमारे। ठीक है, लॉस होता है लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। मॉड्यूल 7 के अंदर हम पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर लोगों के पोर्टफोलियोज बहुत बड़े होते हैं लेकिन उन्हें मैनेज करने नहीं आते, तो इसलिए वो पोर्टफोलियोज अपने तबाह और बर्बाद कर बैठते हैं। तो हम उस पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है ये भी समझेंगे। तो ये हमारे टोटल 7 मॉड्यूल्स होंगे इस कोर्स के अंदर जो हम समझेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है डीजी एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए, जो कि तोहफा है सर उजैर की तरफ से आप लोगों के लिए। ये 7 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, इसके बाद एक मॉड्यूल हमारा और होता है जो कि होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, SMC। ठीक है, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग, SMT। वो कोर्स वो मॉड्यूल मैंने इसमें रखा नहीं है, वो एडवांस मॉड्यूल है। एडवांस मॉड्यूल में हम यहाँ से आ जाएंगे, ये मॉड्यूल 6 है ना, यहीं से समझो हम हमारा एडवांस मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो एडवांस का भी थोड़ा सा एडवांस मॉडल होता है, तो वो इसमें मैंने नहीं डाला है। बाकी तकरीबन सभी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं जिसमें आप बिल्कुल बेसिक ए से लेके जेड तक इंशाल्लाह मेरे साथ साथ चलोगे। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं वापस से हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारा क्या, व्हाट इज क्रिप्टो।
क्रिप्टो क्या है पहले ये समझो, क्रिप्टो मार्केट है किस बला का नाम ये समझो पहले। क्योंकि आप जब कोई भी काम करते हो तो बेहतर है आप उस काम को पहले समझ लो, उस चीज को, उस मार्केट को समझ लो। फिर आपको समझ लग जाए कि आप उस काम के लिए बने हो कि नहीं बने हो, तो फिर आप उस काम में, उस मैदान में कूदो, अदरवाइज आप ना ही करो तो बेहतर है। तो आज के 30 मिनट 40 मिनट आप मुझे देंगे इस व्हाट इज क्रिप्टो के ऊपर, जिसमें आप खुद भी ये समझें कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कल को किसी को बताना पड़े तो आपको पता हो कि ये क्रिप्टो है क्या चीज। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आप डिफरेंस समझो, मनी वर्सेस करेंसी का। अच्छा, ये डिफरेंस समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा जो है ना एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी समझा दूं। एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी, सॉरी, एवोल्यूशन ऑफ मनी समझा दूं। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या चीज है हमारे पास, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँ ना मैं। जिसको ये भी नहीं पता कि पैसे की जरूरत हमें पड़ी क्यों थी, तो फिर पैसा कैसे बनाएगा वो। पैसा, पैसे की स्टार्टिंग से हम डिस्कस करते हैं, मनी एवोल्यूशन। ठीक है। मनी एवोल्यूशन के अंदर हम ये समझेंगे कि हमें पैसे की जरूरत पड़ी क्यों थी। आपको, अगर आप पढ़ो हिस्ट्री को, तो आपको पता लगेगा कि एक वक्त था जब पैसा तो था ही नहीं, तो उस वक्त ट्रेडिंग कैसे होती थी। तो उस वक्त बार्लेट सिस्टम, एक सिस्टम का नाम होता है। उस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो बंदे हैं, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। ठीक है। और उस बंदे को, एक ए बंदे को बी बंदे से मिल्क चाहिए, और बी बंदे को ए बंदे से क्या चाहिए जी, गोश्त चाहिए। तो ए के पास गोश्त है, बी के पास मिल्क है, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया करते थे। तो वो हमारे पास बार्लेट सिस्टम कहलाता है। और उस वक्त हमको पैसे की जरूरत पड़ी, सबसे पहले वहां पे हमें पैसे की जरूरत पड़ी। उसके बाद हम वहां से, हमारे पास नोट बन गए, करेंसी बन गई, कॉइन्स बन गए, फिर हम आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे पास और क्या क्या बना, पेपर करेंसी बनी, फिर प्लास्टिक कार्ड बने। फिर प्लास्टिक कार्ड बनने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, जो आपके पास आज इजी पैसा है और जैस कैश है, वो इलेक्ट्रॉनिक मनी है ना। और फिर हम क्रिप्टो करेंसी में आ गए। तो ये इस तरह से चला है साइकिल ना। तो पैसे की जरूरत हमें वहां से पड़ना शुरू हुई थी जहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। ये अभी ये देखो, ये एग्जाम्पल बनी हुई है ना, ये औरत उसको जो है वो चेरी आई थिंक इसके हाथ में वो दे रही है, और ये जो है वो बकरी दे रहा है। तो इस तरह इंटरचेंज होता था। तो इस तरह से ट्रेडिंग होती थी उस दौर के अंदर, ये आपने पढ़ा होगा, पता होगा आपको। ठीक है। उसके बाद फिर हम वहां से आ गए कॉइन्स पे, फिर हम आ गए करेंसीज पे, पेपर नोट पे, फिर हम आ गए मास्टर कार्ड पे, जो कि डिजिटल करेंसी आ जाती है, फिर हम आ गए क्रिप्टो करेंसी पे। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, बिटकॉइन, ये टोटल डिजिटल करेंसी है। कौन सी करेंसी है ये, डिजिटल करेंसी है। आपने कहीं पे ये नहीं सुना होगा कि बिटकॉइन का जो है वो कोई सिक्का है, जैसे 5 का सिक्का है अपने यहाँ, 1 का सिक्का है, ऐसे बिटकॉइन का कोई सिक्का विक्का नहीं है भाई। तो ये मैं कह लूँ कि बिटकॉइन जो है वो डिजिटल करेंसी है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर। और आसान भाषा में जिसमें हम समझते हैं उसमें हम इसको बोलते हैं डिजिटल करेंसी। और आज के दौर में बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। आप गूगल पे सर्च करना, ये बातें भले मेरी लिख लो, बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड, इसको सर्च कर लेना बाद में। आप देखना कि जैसे गोल्ड एक एसेट है, ऐसे ही आज बिटकॉइन भी एक एसेट है जिसको डिजिटल गोल्ड की वैल्यू दे दी गई है। क्यों दे दी गई है, क्योंकि इसके अंदर लोग अब अपना सरमाया रख रहे हैं, ऐसा सेविंग, जैसे गोल्ड को ऐसा सेविंग करके रखा जाता था। आज से अगर आप 10 साल 20 साल 30 साल पीछे चले जाओ, अभी भी ऐसा ही है। लोग
क्या करते हैं कि गोल्ड लेते हैं और उसको रख देते हैं अपने आने वाली नस्लों के लिए, ऐसा सेविंग, 10 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल के लिए रख देते हैं। उस गोल्ड की कीमत 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ जाती है इतने टाइम पीरियड में। इसी तरह बिटकॉइन को अब आज के दौर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी जो है वो कंपनीज, वो इसको ऐसा सेविंग के तौर पे इसको अपने पास होल्ड करके रख रही हैं। अगर आप चाहो तो गूगल पे सर्च करना कि कौन कौन सी जो है वो कंपनीज हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करके रख रही हैं, तो आपको उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज मिलेंगी, जिसमें मैं आपको दो चार के नाम बता देता हूँ। माइक्रो स्ट्रेटेजी, ये बड़ी मशहूर कंपनी है, आपने नाम सुना होगा। ब्लैक रॉक, बहुत बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है कि जो समझो दुनिया को कंट्रोल करने वाली, हमारे पास जो चंद फैमिलीज हैं, चंद लोग हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल किए हुए हैं, उन चंद लोगों में ब्लैक रॉक कंपनी का भी बहुत बड़ा समझो हाथ है, जो कि दुनिया को कंट्रोल कर रही है। तो ऐसी कंपनीज जो दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, वो कंपनीज इस बिटकॉइन को ऐसा सेविंग एसेट रख रहे हैं अपने वॉलेट में, होल्ड कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए। तो इस वजह से हम बिटकॉइन को क्या कहते हैं, डिजिटल गोल्ड कहते हैं, क्योंकि अब ये लोगों के लिए एक सेविंग एसेट बन गया है और सेविंग एसेट का काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? पहले तो मुझे यहाँ तक आप लोग बताएं कि यहाँ तक मैंने जितनी बात की आपको, वो बात आपके ऊपर से या नीचे से तो नहीं गुजरी, समझ आई? कि बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड क्यों कहते हैं, ये बात क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ेंगे, सब बताएं ताकि मुझे पता लगे आप सब मेरे साथ हो, तो फिर हम आगे बढ़ें। आ गया समझ, आगे बढ़ जा भाई। अच्छा भाई, बढ़ जाते हैं जी, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, चलो जी, शुक्र है मालिक का कि मेरे साथ जो है वो मुझ जैसे लोग बैठे हुए हैं। बट अच्छा, एक्चुअली नो, नो इशू, नो इशू, अभी आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, नो इशू। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड क्यों कहते हैं। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड इसलिए कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, वो कंपनीज बिटकॉइन को अपने पास ऐसा सेविंग एसेट जमा कर रहे हैं, इसलिए हम बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते हैं। मैंने रिपीट किया आपको, अब क्लियर है कि डिजिटल गोल्ड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इस बिटकॉइन को ऐसा सेविंग एसेट रख रही हैं अपने वॉलेट्स में। इस वजह से बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड की हैसियत मिल चुकी है अब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहीं से कि डिजिटल गोल्ड तो हो गया ही है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं यहीं से। अच्छा जी, स्लाइड्स खोल लो। अब आप समझो मनी वर्सेस करेंसी, यानी मनी और करेंसी में डिफरेंस क्या है। 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्रिप्टो मार्केट को समझने के लिए। कितने? 5। देर आर टोटल 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, कौन कौन से हैं वो समझ लो। उनमें पहला है हमारे पास क्या, मनी वर्सेस करेंसी। अब आप समझो मनी और करेंसी में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। आपके पास जो 5,000 का नोट है ना, वो है करेंसी, ठीक है। और जो आपके घर में गोल्ड रखा हुआ है वो है मनी। क्या बोला मैंने? मैंने बोला जो आपके पास 5,000 का नोट है वो करेंसी है, वो मनी नहीं है। जैसे फिजिक्स के अंदर वर्क और इंग्लिश के अंदर वर्क, दोनों में फर्क है ना, इसी तरह यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में मनी और करेंसीज में फर्क है। मनी, मनी बोले तो ऐसा एसेट जिसकी अपनी कोई फिक्स वैल्यू हो। मनी बोले तो ऐसा एसेट जिसकी अपनी कोई फिक्स वैल्यू हो।
करेंसी बोले तो ऐसा एसेट जिसकी अपनी फिक्स वैल्यू ना हो, बल्कि गवर्नमेंट या कोई इदारा जो उसे रेगुलेट कर रहा है वो उसकी वैल्यू को फिक्स करे। वो उसकी वैल्यू को फिक्स करे कौन? जो इदारा रेगुलेट कर रहा है। अब 5,000 के नोट को रेगुलेट कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कल अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 5,000 के नोट को बंद कर दे तो उस 5,000 के नोट की क्या वैल्यू रह जाएगी? आप लोग बताओ मुझे मैसेज में लिख के, 5,000 के नोट की क्या वैल्यू रह जाएगी अगर कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बोल दे कि 5,000 का नोट बंद? तो प्रोग्राम बढ़ गया। क्या हो गया जी? प्रोग्राम बढ़ गया, 5,000 के नोट बढ़ गया। ऐसा ही है ना? बढ़ जाएगा वो। क्यों बढ़ गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला बाबा नोट बंद, तो दुकान बंद। अब कोई वैल्यू नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ऐसी ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू रेगुलेट कर रहा हो कोई इदारा, कोई गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही हो, उस एसेट को हम कहते हैं करेंसी। अब आपकी जेब में जितने नोट हैं, सिर्फ 5,000 का नहीं, 100 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, जितने नोट हैं वो सब करेंसी हैं। आपकी जेब में जितने सिक्के हैं वो सब करेंसी हैं। जितने पीतल के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं, सब करेंसी है। ठीक है। मनी क्या है जी? मनी क्या है? मनी वो एसेट है जिसकी अपनी कोई फिक्स वैल्यू हो। मुझे बताओ, क्या गवर्नमेंट कल ये बोल सकती है भाई गोल्ड बंद, गोल्ड पे पाबंदी, 1 तोला गोल्ड बंद? 1 तोला गोल्ड की कीमत जो है वो आज क्या चल रही है? 2 लाख समथिंग चल रही है। तो गवर्नमेंट क्या ये कर सकती है कि 1 तोला गोल्ड की कीमत कल से 50 रुपए होगी जी? 50 रुपए होगी, आ जाओ ले लो 50 रुपए की, लूट लो, लूट लगी है, आओ लूटो। नहीं कर सकती ना। नॉट ड्यू टू टाइमिंग, नॉट ड्यू टू टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग के साथ साथ विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग कह सकते हैं, ड्यू टू टाइमिंग नहीं कह सकते। तो ऐसा एसेट जिसकी अपनी फिक्स वैल्यू है और उसको कोई गवर्नमेंट रेगुलेट भी नहीं कर सकती, ऐसे एसेट को हम कहते हैं क्या? मनी। क्या बोलते हैं? मनी। अब ऐसे एसेट में सिर्फ गोल्ड नहीं है भाई, गोल्ड के अलावा आप देखो, आपके पास गोल्ड के अलावा सिल्वर भी है, आपके पास गोल्ड के अलावा कॉपर भी है। ये वो एसेट्स हैं, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये वो एसेट्स हैं जिनकी जो वैल्यू पाकिस्तान में है समझो। जमीन को आप बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जमीन को मनी बोल सकते हो। करेंसी नहीं बोलोगे, मनी बोलोगे। जमीन को प्रॉपर्टी है ना, एग्जैक्टली exactly। शाबाश। तो बात क्या चल रही थी? ऐसा एसेट जिसकी अपनी फिक्स वैल्यू है, जिसकी जो वैल्यू पाकिस्तान में है, अब जैसे गोल्ड है वही वैल्यू उसकी। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, बिटकॉइन पे भी आ रहे हैं। मानो तुम इतनी जल्दी क्यों मची हुई है, सब्र रखो थोड़ा। बिटकॉइन पे आ रहे हैं माना, सब्र रखी। तो क्या बता रहा था मैं? भूल जाता हूँ। एक तो ये भूलने की बीमारी आपको बहुत शर्मिंदा करती है यार, कसम खुदा की, बहुत जगहों पे बड़ी शर्मिंदगी होती है इस भूलने की बीमारी से। क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, फिक्स वैल्यू। तो ऐसी 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 चीज जिसकी फिक्स वैल्यू है, जिसकी फिक्स वैल्यू है, वो गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, ये तमाम एसेट्स हैं जिनकी फिक्स वैल्यू है। और इन तमाम एसेट्स को हम क्या कहेंगे? मनी कहेंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया। बताओ मुझे, मनी, डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी क्लियर है या नहीं? तो आगे बढ़े। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़े। शुक्र शुक्र शुक्र, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है। अब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या डिफरेंस है भाई? सेंट्रलाइज्ड से मुराद है वो वो चीज जो कि एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है।
और डिसेंट्रलाइज से क्या मुराद है? वो चीज जो कि एक पर्सन नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल कर रहे हो। तो हम ये समझ रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज बोले तो वो ऐसा इदारा जो ऐसा सिस्टम जो कि एक अथॉरिटी, एक पर्सन के हाथ में सारी अथॉरिटीज हो, और वो एक पर्सन तमाम डिसीजंस ले रहा हो। तो ऐसे सिस्टम को आप कहोगे सेंट्रलाइज्ड। और डिसेंट्रलाइज्ड ऐसे सिस्टम को कहोगे जिस सिस्टम के अंदर पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो लोगों में। किसमें? लोगों में। डिमांड और सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, समझ लो। छोड़ो डिमांड और सप्लाई, आपको मुश्किल हो जाएगा, यूं समझ लो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। अब जैसे कि अब इसके फायदे और नुकसान क्या है? इसके बड़े फायदे और इसके बड़े नुकसान है। अब सेंट्रलाइज है ना, अब हमारी करेंसी क्या है? सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा है। अब जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जरूरत होती है, वो 5,000 के या 1,000 के या 50 के जिसके भी नोट उसको चाहिए, वो मजीद प्रिंट कर लेता है। ठीक है। नुकसान बता रहा हूँ सेंट्रलाइज्ड का क्या है, वो सुन लो गौर से। कि जब गवर्नमेंट को मजीद नोट प्रिंट करने होते हैं तो गवर्नमेंट मजीद नोट प्रिंट कर लेती है, जितने प्रिंट करने होते हैं उतने प्रिंट कर लेती है। तो इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि जब आप ज्यादा नोट प्रिंट करते हो ना, तो आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है। और उसके डी वैल्यू होने की वजह से आपकी करेंसी जो आज 1 लाख रुपए की कीमत है, कल वो 1 लाख रुपए की कीमत वो नहीं रहेगी, बल्कि वो गिर जाएगी। ठीक है। और ये नुकसान क्यों हुआ? ये हुआ आपने क्योंकि नोट मजीद प्रिंट किए थे। उससे और मजीद नुकसान क्या होता है? उससे मजीद नुकसान ये होता है कि इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन आता है, जॉब्स लेस होती हैं, एक जॉब में गुजारा नहीं हो पा रहा होता, आदमी को दो दो तीन तीन नौकरियां करनी पड़ रही होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इन्फ्लेशन आया है तो चीज़ों के रेट भी महंगे होते हैं। जो चीज़ आज 10 रुपए की मिल रही थी वो फिर 20 की, वो फिर 30 की, वो फिर 40 की, और वो फिर 50 की। और ये इन्फ्लेशन आप सब ने इन 4 से 5 सालों के दौरान में बहुत अच्छे से देखा होगा। कोरोना के बाद से ज्यादा देखा होगा। क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद से आपके कंट्री ने, सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कंट्री ने जितना चाहा उतना नोट दबा के छापा। और उस नोट के छपाई से उनकी करेंसी जो है वो डीवैल्यू हुई। और उनके इस डीवैल्यू होने से उनके मुल्क में इन्फ्लेशन आया। और इन्फ्लेशन आने की वजह से लोगों की जॉब्स चली गई। जिनकी जॉब्स थी उनका उस जॉब में गुजारा होना बंद हो गया। जो पहले ही निगम में निखट्टे हरडरान थे उनको मौके मिल गए डकैतियों के, चोरियों के। बस अब मैं क्या बोलूं, छोड़ो। तो कहने का मकसद ये है कि सेंट्रलाइज्ड का ये नुकसान है। डिसेंट्रलाइज्ड का फायदा क्या है? डिसेंट्रलाइज में क्योंकि एक अथॉरिटी तो कंट्रोल कर नहीं रही, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती है। क्या हुई हुई होती है? पावर डिस्ट्रीब्यूट। तो एक बंदे के हाथ में डिसीजन लेने का, सारा डिसीजन लेने की कोई अथॉरिटी उसमें नहीं है। अब जब गोल्ड है ना, गोल्ड, अब डिसेंट्रलाइज्ड गोल्ड है। आपकी जो करेंसी है वो सेंट्रलाइज्ड है, ये तो आपको समझ में आ गया। गोल्ड जो है वो डिसेंट्रलाइज है, यानी कि मनी जो है वो डिसेंट्रलाइज है। मनी डिसेंट्रलाइज कैसे है? गोल्ड आप जितना चाहो उतना नहीं छाप सकते, या सही लैंग्वेज में बोलूं, लेम लैंग्वेज सेट के, तो आप गोल्ड जितना चाहो उतना माइन नहीं कर सकते। गोल्ड जितना चाहे सर उतना माइन क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गोल्ड को माइन करने के लिए आपको एक सेटअप पूरा लगाना पड़ता है। उस सेटअप की कॉस्ट होती है, आप पहले वो कॉस्ट पे करते हो, देन गोल्ड माइन होता है। ऐसे ही नहीं है जितना चाहो उतना खड्डा करते गए गोल्ड निकालते गए, खड्डा करते गए गोल्ड निकाल, ऐसे नहीं निकल रहा है ना गोल्ड। तो गोल्ड की एक लिमिटेड माइनिंग होती है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? गोल्ड की लिमिटेड माइनिंग होती है, गोल्ड जितना चाहो उतना माइन नहीं कर सकते। तो गोल्ड की लिमिटेड माइनिंग होने की वजह से गोल्ड की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। करेंसी की सप्लाई लिमिटेड नहीं थी। सप्लाई का मतलब क्या है? कि वो चीज दुनिया में कितना आ रही है। सप्लाई मतलब उस चीज का दुनिया में वजूद कितना हो रहा है, या वो कितनी पैदा हो रही है, यूं समझ लो। सप्लाई बोले तो दुनिया में आना।
तो करेंसी जो है आपकी 5,000 का नोट जो है आपका, उसको उसकी सप्लाई लिमिटेड नहीं है ना। जितना चाहे गवर्नमेंट कल चाहे एक गड्डी और छाप दे, कल चाहे दो गड्डियां छापना, दो गड्डियां छाप दे, सप्लाई लिमिटेड नहीं है। तो सप्लाई लिमिटेड ना होने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू डी वैल्यू हो रही है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जो कि डिसेंट्रलाइज है, उसकी क्या है, सप्लाई लिमिटेड है। तो उसकी सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से उसकी वैल्यू में क्या हम देखते हैं, हम उसकी वैल्यू में ज्यादातर इजाफा ही देखते हैं। तो आई होप कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का नुकसान और फायदा आपको समझ में आया, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझ में आया। पहले बताओ ये बात जहां तक जितनी की मैंने समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा जी, बाकी अवाम सो रही है क्या? रनिंग आउट ऑफ टाइम बोल रहा है यार, ये बोल रहा है कि टाइम होने वाला है आपका। अच्छा, 10 मिनट बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगी हमारी। तो 10 मिनट बाद में हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे। अगर ऑफ हो गई तो मैं लिंक भेज दूंगा, भेजूं या नहीं भेजूं, या कल करें अगर ज्यादा हो गया है तो। बोर वोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अच्छा, बड़ी बात है यार, बोर नहीं हो रहे। मैं अपने आप से बोर हो गया हूँ, आप लोग नहीं हो रहे। खैर, चलें, अच्छी बात है, मैं भेज दूंगा। आप लोगों को अगर शौक है पढ़ने का, सारा आपने आज ही पढ़ना है, तो मैं आपको सारा आज ही पढ़ा दूंगा। और कल से आप लोग हो गए मिलियनर। ऐसे वादे नहीं करूंगा भाई मैं, ठीक है? और ऐसे वादे कोई भी तुमसे करे तो उसके वादों में नहीं आना, क्योंकि वो बंदा सबसे बड़ा झूठा आदमी है जो तुमसे ऐसे वादे कर रहा है, ठीक है? अच्छा, फिजिक्स वाले दिन याद आ गए आपको? अच्छा, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। आपने मेरी फिजिक्स को अभी तक याद रखा हुआ है। मैं तो भूल गया, जितनी पढ़ी थी और जितनी पढ़ाई थी सब भूल गया। आपको याद है? इस मोहब्बत का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अल्लाह आपको इस मोहब्बत के बदले में बहुत सारी मोहब्बतें अता फरमाए, आमीन। चलें आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज के बाद हम आते हैं फियाट करेंसी पे। फियाट करेंसी क्या है? फियाट करेंसी को ना लोग फेक करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो समझने के लिए। फियाट करेंसी से मुराद, लोग फियाट करेंसी को फेक करेंसी भी बोलते हैं। फेक करेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि फियाट मनी को फेक मनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो मनी होती है जिसके पीछे कोई ऐसा एसेट नहीं होता जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। अब देखो, पहले ना, आज से पहले, मुझे सन याद नहीं आ रहा, आप लोग गूगल कर लेना, उसमें देख लेना। आज से कुछ सालों पहले की बात बता रहा हूँ कि कोई भी करंट करंट कंट्री जो है ना, इतना ही इतना ही नोट प्रिंट कर सकता था जितना उसके पीछे रिजर्व में गोल्ड रखा हुआ हो। आई थिंक आप लोगों में से किसी को पता भी होगी ये बात ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि यूएस ने ये पॉलिसी चेंज कर दी और पीछे से रिजर्व पे से गोल्ड हटा दिया। उन्होंने बोला भाई अभी जितना दिल करे ना उतना नोट छापो तुम दबा के। तो अब जब रिजर्व में से गोल्ड हट गया तो नोट के पीछे कोई श्योरिटी वाला ऐसा एसेट तो है ही नहीं आपके पास, कि आपके पास अगर मिसाल के तौर पे 10 किलो गोल्ड है तो आप सिर्फ उतना ही नोट छाप सकते हो, है ना? अब आपके पास गोल्ड है या नहीं है वो एक अलग बात है, आप नोट छापे जा रहे हो, छापे जा रहे हो, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो मनी हो ना, जो भी मनी हो, हम जो करेंसी हो हमारे पास, हम उस करेंसी को कन्वर्ट करके रख लें किसी ऐसे एसेट में जिसकी फिक्स वैल्यू हो। यानी कि हम करेंसी को कन्वर्ट करके रख लें मनी, सिंपल इज दैट। अब वो मनी किसी भी टाइप की हो सकती है। वो मनी प्लाट की सूरत में हो सकती है, यहाँ पे जैसे तस्वीर लगाई हुई है आपके सामने। वो मनी घर की सूरत में हो सकती है। आप उस करेंसी को, अपनी करेंसी को जो है वो घर की सूरत में आप एक मनी के तौर पे रख लो, सेव करके। आप गोल्ड के अंदर रख लो, गोल्ड भी मनी है। या आप अगर डिजिटल करेंसी में रखना चाह रहे हो तो आप डिजिटल गोल्ड में रखना चाह रहे हो तो आप बिटकॉइन में रख लो। बात समझ में आ रही है मेरी? फियाट मनी समझ में आया आपको? फियाट मनी क्या है? फियाट मनी से मुराद है, इसी वजह से लोग फियाट मनी को फेक मनी बोलते हैं, क्योंकि उस
मनी के पीछे कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसकी अपनी फिक्स वैल्यू हो। कोई गोल्ड नहीं है, कोई सिल्वर नहीं है, कोई कॉपर नहीं है, कोई भी ऐसा है जो है वो मटेरियल नहीं है। तो इसलिए उसकी कोई वैल्यू, अपनी जाती उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट ने आज उसकी 5,000 की रकम तय की हुई है, तो उस कागज की 5,000 की वैल्यू है। जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी बंद करना, उसी कागज की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम उस फियाट मनी को फेक मनी भी बोलते हैं। अब ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट पे आते हैं जल्दी जल्दी, फिजिकल कैश और डिजिटल कैश। ये मैंने आपको समझा ही दिया है। फिजिकल कैश आपके हाथ में जो कैश है, और डिजिटल कैश के आपका कैश जो है वो क्या है, वो बैंक के अंदर है। सही है। वो इजी पैसा के अंदर है, वो जैस कैश के अंदर है। तो वो आपका डिजिटल कैश है। अब ये जो बीटीसी है, ये भी क्या है, ये डिजिटल कैश है, यूं समझो। ये क्या है, डिजिटल कैश है, फिजिकल कैश नहीं है। और इसके बहुत सारे फायदे, बहुत सारे नुकसानात हैं। फिजिकल कैश के बहुत सारे नुकसानात हैं, डिजिटल कैश के बहुत सारे फायदे हैं, और जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करते जाएंगे अपनी क्लास में। तो बहरहाल यहाँ से ये बात समझानी थी कि आपकी जो करेंसी है वो फिजिकल कैश भी है, वो डिजिटल कैश भी है। लेकिन आपका जो बिटकॉइन है, जो कि हम पढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसी का किंग है, जो कि डिजिटल गोल्ड है, वो क्या है, वो ओनली डिजिटल मनी है, फिजिकल मनी नहीं है। अब लास्ट हमारा है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन तभी छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ, इंट्रो दे देता हूँ, क्योंकि ये हमने इसको बेसिकली तो हमने इसको स्टडी नहीं करना, पर हमें पता जरूर होना चाहिए ब्लॉकचेन से मुराद क्या है, ताकि कहीं कल को कहीं पे आप बैठो, कोई आपके सामने डिस्कस करे, तो एटलीस्ट आपके पास एक दो जवाब हो उसे बताने के लिए कि व्हाट डज ब्लॉकचेन मीन। अब देखो, ये जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 सेटअप्स लगे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे आप आपके सामने स्क्रीन के आगे देखो, ये बहुत सारे छोटे 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 सेटअप्स लगे हुए होते हैं, समझो ये कंप्यूटर सिस्टम्स है। और इन सिस्टम्स के जरिए जो है वो मैसेज क्या हो रहा है, कन्वे हो रहा है, या जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, बिटकॉइन की कर रहे हो या किसी भी चीज की कर रहे हो, तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो है वो पहले इस एक ब्लॉक में आएगी, फिर दूसरे में आएगी, फिर तीसरे में आएगी, फिर चौथे में आएगी, फिर पांचवें में आएगी, फिर छठे में आएगी। इस तरह सारे ब्लॉक से वेरीफाई होते हुए वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगी। और अगर इस वेरिफिकेशन के दौरान में किसी एक सिस्टम के अंदर भी एरर आ गया, तो वो ट्रांजेक्शन उसी वक्त रुक जाएगी। तो ब्लॉकचेन सिस्टम काम ऐसे करता है। और ये जो बिटकॉइन है ना, ये बिटकॉइन पूरा काम ही, या क्रिप्टो करेंसी की मैं अगर बात करूं, तो क्रिप्टो करेंसी पूरी काम ही इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे करती है। मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा फायदा बताता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। वो क्या होता है, वो ये होता है, आपने लेजर सुना होगा ना, लेजर आपको पता होगा, लेजर हर बैंक के अंदर लेजर होता है, जो कि खाता होता है, आपने सुना होगा। तो वो जो लेजर होता है उसके अंदर, खाते के अंदर रिकॉर्ड होता है सारा, कि भाई कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। अब उस खाते के अंदर अगर जरा सी भी चेंजिंग हो जाए, आप लोगों ने अगर स्कैम 1992 देखी हो अरशद मेहता वाली, तो आपको पता होगा कि उस लेजर में थोड़ी सी भी अगर घपला हो जाए, तो कितनी बड़ी इंक्वायरी बिठानी पड़ जाती है ना। ऐसा है कि नहीं है? जवाब दीजिए मुझे आप सब, जहां तक आप सब मेरे साथ हैं, समझ में आ रही हैं चीजें? यस, आ रही हैं, चलो जी आ रही हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अब वो जो लेजर होता है ना, उस लेजर को हम एडिट कर सकते हैं, यानी कि वो लेजर एडिट किया जा सकता है, उसमें कोई भी नंबर कम और ज्यादा किया जा सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो जो लेजर है उस पे हमें इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें एडिटिंग हो सकती है। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन हो रही है ना मेरे भाई, इस ब्लॉकचेन की खासियत पता है क्या है? इस ब्लॉकचेन की खासियत ही यही है कि इस ब्लॉकचेन में होने वाली ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड होता है ना, नंबर वन के वो पब्लिक रिकॉर्ड होता है, कोई भी बंदा उसको जाके वेरीफाई कर सकता है। नंबर दो,
कि उस रिकॉर्ड को आप एडिट नहीं कर सकते। मतलब अगर मैंने किसी बंदे को 1 लाख रुपए भेजे हैं ना, तो कोई भी बंदा उस ब्लॉक, पहली बात मेरे वॉलेट एड्रेस से उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकता है कि जी उजैन ने फला बंदे को 1 लाख भेजे कि नहीं। दूसरा, कि इस पे जो रिकॉर्ड 1 लाख का आएगा ना, मैं उस रिकॉर्ड को 1 लाख से कम या ज्यादा नहीं कर सकता। जबकि बैंक के लेजर में हम कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर हम नहीं कर सकते। इजी पैसा में होता, इजी पैसा में होता है वो है डिजिटल, लेकिन वो ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है। उसके अंदर हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ भी करके हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं मैं, क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन पे चल रही है। इजी पैसा में आपका बैंक के जो ट्रांजेक्शन हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे नहीं है। यही वजह है कि जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को समझने वाले हैं वो कहते हैं कि भाई कंट्री की जो ट्रांजेक्शन हैं सारी, वो सारा सिस्टम आप ब्लॉकचेन पे कर दो, ताकि